बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, जैसे कि पिछले दिनों उल्लासनगर 5 आरती गांव के पास खंबे से चिपककर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि माननीय आयुक्त ने और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पहले से आदेश किया हुआ है कि बरसात तक कोई भी सड़क न खोदी जाए, लेकिन उसके बाद भी जो ठेकेदार हैं वो अपनी मनमानी पर उतारू हैं और इस बात को नहीं मानते और वो लोग आज भी सड़कों को खोद रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिससे कीचड़ हो रही है शहर में और कीचड़ में गाड़ियां फिसल सकती है। तो बर्नल गली में आप चले जाइए। सबसे पहले मैं आपको शमशान से जो रास्ता आगे जाता है और दूसरा रास्ता वापस अस्पताल की तरफ आता है, यह रास्ता एक ज़माने से बंद है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि आप बर्नल गली चले जाइए, उल्लासनगर 5 में तहसीलदार कार्यालय के पीछे। उसके बाद उल्लासनगर 4 मिलन मेडिकल के सामने, जहाँ पर पहले पुरानी पोस्ट ऑफिस भी हुआ करती थी। उसके बाद मुझे मन्नू तलरेजा जी ने बताया, जो कुर्ला कैंप में रहते हैं, कि उनके घर के बाहर भी खोद दिया गया है और पिछले 1-1.25 महीने से उनकी माँ बाहर नहीं निकल पाई है। अब ये बात हो गई सड़क खोदने की, जो मनाही की गई है। दूसरी बात, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा ही काम मुंबई में भी हो रहा है, लेकिन मुंबई का जो काम है वह एक तरीके से किया जा रहा है। हमारे पास उस तरीक़ों को नहीं अपनाया जा रहा है और सड़कों को बराबर बंद नहीं किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में मनपा को फिर से सड़कें बनानी पड़ेगी, फिर से ठेके देने पड़ेंगे। बहुत जगह आप जाएंगे, सबसे पहले तो मैंने देखा कि मुंबई में जो आप पाइपलाइन डाल रहे हैं, उसके बाजू में आप पत्थरों का शेड लगा रहे हैं, उस तरफ काम हो रहा है। जो सड़क जहाँ ख़त्म होती है उस तरफ आप पतरे लगा रहे हैं, कोई जा नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर आप कहीं पर भी ऐसे पतरे या बैरिकेड नहीं लगाते हैं। जहाँ जहाँ पर आप बैरिकेड लगाते हैं उनको गिरा दिया जाता है, गिर जाते हैं वो, क्योंकि वो प्लास्टिक के, रबड़ के हैं। तो इस तरह से जो भविष्य में तकलीफ होगी वह अलग होगी। जैसे कि मठ मंदिर से हम बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, मैंने 2 बार पहले भी ये बात पढ़ी है। वहाँ पर जब उस काम को लेवल किया जा रहा था, तो लेवल करते समय कोई बैरिकेड आपने नहीं लगाया। नहीं लगाने के कारण वहाँ पर गाड़ियाँ चली है, जो गड्ढे हो गए हैं, और बरसात के समय या किसी की गाड़ी ऐसे ही वहाँ पर उन जो वहाँ पे व्हील के निशान है उसमें फंस सकती है, फिसल सकती है और गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो इस चीज़ पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अब मैं एक नई चीज़ आपको बताता हूँ आज, कि कितनी खतरनाक चीज़ है और आप उसको कैसे हल्के में ले रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे आदरणीय भाई किशोर ठाकुरदास खुदाबादी, उनकी कार्यालय के बाहर जहाँ पर एटीएम है, एटीएम के बाजू में एक गड्ढा खोदा हुआ था। मैंने देखा तो वहाँ उस गड्ढे में पानी के बुलबुले उठ रहे थे। उसको अंग्रेजी में बबल्स कुछ ऐसा कहा जाता है। तो उठ रहे थे, तो हमारे भाई साहब ने, किशोर ने, कई लोगों को फ़ोन लगा डाला। हमारे पास तो गैस चालू हुई नहीं है अभी, और अभी से हम इस खतरे को झेल रहे। तो हो ऐसा रहा था कि नंबर तो हम बहुत सारे डाल देते हैं कि आपको तकलीफ है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करिए, पर क्या हकीकत में उस नंबर पर काम होता है? तो हमारे भाई किशोर ने कई लोगों को फ़ोन किया कि यहाँ गैस के बबल निकल रहे हैं और नुकसान हो सकता है।
लेकिन उनको एक दूसरे का नंबर दिया जाने लगा। तो आखिर में उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा काम था आपको बताना। कल मैंने देखा तो वहाँ पर बड़ा गड्ढा खोदा गया था और वहाँ पर कुछ नए पाइप लगाए गए और कुछ सामान लगाया गया। वो मैंने वहाँ से बैठे हुए लोगों से जो काम कर रहे थे उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो बोले गैस लीकेज हो रही थी। अब भैया हमारे पास गैस शुरू कहाँ हुई है? आप गैस की सप्लाई दूसरों जगह दे रहे हो और गैस का जो खतरा है वो हमारे तरफ दे रहे हो, और आपको जब फ़ोन की जा रही है तो आप सुन रहे नहीं हैं। तो अब ये हमारे लिए कितनी खतरनाक चीज़ हो गई। आपने कितना खोदा है, कितना उसकी लाइन को बनाया है। तो इस तरह से वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी वो ख़तरनाक काम था। और इसके अलावा आपने अभी तक गड्ढे नहीं भरे हैं पूरे, बहुत जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। मुझे ये बताया गया कि फरवरी में टेंडर निकलता है, मार्च अप्रैल में काम शुरू होता है, जून तक काम पूरा हो जाना चाहिए। आज आधी जुलाई गुजर चुकी है, 12 तारीख है आज। तो आपने अभी तक इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है कि आखिर ये जो गड्ढे हैं और लाखों करोड़ों रुपए जो आप खर्च कर रहे हैं हर महीने हर साल, तो आखिर ये हमारी क्षति कितनी है। और जिससे कि हमारे टैक्स के पैसे आते हैं उसकी बंदरबाट हो जाती है, ये जहाँ यहाँ पर काम होगा। आज मैं एक नई बात जानना चाहता हूँ कि हमारा शहर 13.5 किलोमीटर है। यह किसने बताया था? आदरणीय चंद्रशेखर साहब ने, कि यह जो क्षेत्र है 13.5 किलोमीटर है। उससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि हम 13.5 किलोमीटर में रहते हैं। अब आज़ादी को कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। चलिए हमारा उल्लासनगर 5 साल बाद बना। कितने नगर सेवक हैं? 70 से ज़्यादा हैं। 13 किलोमीटर क्षेत्र है। तो आपने इस 13 किलोमीटर क्षेत्र को बार बार जो 70 नगर सेवक बदल रहे 75, तो उन्होंने इस शहर को बनाया नहीं, खंडर कर दिया आपने इस शहर को। अभी बहुत सारी चीज़ें खुलनी बाकी है। कल जैसे मैंने बताया, इस चीज़ को मैं आगे लूँगा कि जो लोग पूना तक गए डंपिंग ग्राउंड के लिए, पहले उन्हें अपने घर में देखना चाहिए, एक माहिती डालकर कागज निकालने चाहिए कि भैया इसका प्रस्ताव लाया किसने। आपका दिमाग ठनक जाएगा कि हमारे ही लोगों ने हमको छल दिया है। तो ये आखिर ये जो लोग बार बार भूख हड़ताल करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उसका अर्थ क्या है? क्या मतलब है उसका? आपने कैसे उन कागजों पर हस्ताक्षर किए कि आप डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर लाइए? फिर वो किसी ने बोला 1 महीने के लिए। अरे 1 महीने के लिए किराएदार भी नहीं बैठता है। आप किराएदार को मकान दो, 1 महीने के लिए देगा, वो कितने सालों के बाद उठता है आप देखिए। ये आप लोगों ने जो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हम लोगों के गले में डाला है ना, आप लोग समझते नहीं है वहाँ पर कितने गरीब लोग रहते हैं। आखिर ऐसे गरीबों के लिए हो क्या रहा है? सरकार तो बड़ी बड़ी योजनाएं बना देती है। मैं यहाँ पर हमारे जो भाई हैं टोपू और एक राजेश चांगलानी, भैया आप पुना मुना मत जाओ। और वो हमारे सेवल ठाकुर के सुपुत्र जी, क्या नाम है भाई उनका? मनीष ठाकुर जी, मनु ठाकुर जी, ध्यान दीजिए। आप एक माहिती डालिए, उसमें कौन 3 लोग हैं हमारे जिन्होंने, एक ने प्रस्ताव डाला है, दूसरे ने हस्ताक्षर किए, तीसरे ने मंजूर कर दिया। भैया पहले उनसे निपट लो। कहाँ आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो? आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस कितनी होती है? अच्छा, वो भी तो 1 साल से ज़्यादा समय हो गया ना उसको भी। आप में से कई लोगों ने कहा था हम पद ग्रहण नहीं करेंगे जब तक ये नहीं उठेगा। तो भैया शोशेबाजी मत करो ऐसे लोगों से, लोग पहले ही तंग है।
फिर आप नई नई बातें लोगों को मत बताओ। और सबसे पहले आप ये खोजना करो कि इस शहर में हो क्या रहा है, कि आखिर ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ आया कैसे, अब ये उठेगा कैसे। 2025 तक ये जो डंपिंग ग्राउंड है नहीं उठेगा, किसी भी कीमत पर नहीं उठेगा, किसी भी हालत में नहीं उठेगा। तो कुल मिलाकर जो हमारे शहर में हो रहा है ना, युवाओं को ध्यान देना चाहिए। मैं आपको आज एक और बात बताता हूँ, बाकी जो शहर है, इस शहर को आप छोड़ दो। जो कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं, उस छात्र संगठन का एक नेता होता है। कॉलेजों से नेता निकलते हैं, उनकी बड़ी वहाँ पर दबंगई रहती है कि जैसा वो बोल देंगे वैसा होगा। कई बार वो लोग आंदोलन कर देते हैं, उनसे कोई नेता निपट नहीं पाता है। लेकिन हम तो जाते हैं ना हाथ जोड़ने के लिए, भैया मेरी नाली भर गई है, भैया मेरे को 2 इंच बाहर निकालना है। ये सब करते करते थक जाओगे तुम लोग और शहर छोड़ दोगे तुम लोग, छूट जाएगा तुम्हारा ये शहर, बहुत मुसीबतें आएगी। इस प्लाट को, अपने पहाड़ को वहाँ पर वो कर दिया डंपिंग ग्राउंड। अब आपका जो पहले जो ग्राउंड था डंपिंग ग्राउंड, उसकी जो आपने ज़मीन खाली की, आपने उसको क्यों नहीं बचा पाए भाई? बोले वहाँ पर भी शेड बन गए। आखिर ये लोग है कौन और क्यों शासन उनसे निपट नहीं पा रहा है? इस शहर में एक ही अधिकारी आया था ना, चंद्रशेखर, क्यों तुमने भगा दिया उसको? तुम जानते थे ये हमको उल्टा सुल्टा करने नहीं देगा। वो कल्याण बना कर गया, थाना उसने बना दी, कहाँ से कहाँ हमको भेज दिया गया। ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए ना हमको, है ना, ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग आदत बन चुकी है। दोस्तों, मैं आपको कई जानकारियाँ दूंगा कि किस तरह से युवाओं को बरगलाया जाता है। मनीष ठाकुर जी, मेरा आज आपसे सवाल है कि आप 1 साल में इस डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे पर कहाँ पहुँचे हो, मुझे बताइए। आप मेरे बाजू में बैठा के आपको मैं पूछूंगा आपसे, आप आ जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, क्या आप कभी हाई कोर्ट गए? सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे? भैया मत छेड़ो लोगों को। आखिर इस मुद्दे को बार बार आधा क्यों छोड़ देते हो आप? दोस्तों, कुल मिलाकर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं इस बात को बंद कर रहा हूँ। लेकिन ये डंपिंग ग्राउंड का पूरा मुद्दा क्या है, इसको मैं जैसे जैसे समझूंगा आपको बताऊंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।